बुजुर्गों और बंधुओं, आज के इस निमंत्रण के लिए जो मुझे भेजा गया था, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। पहले भी और अब भी यहाँ काम करने वाले मशहूर साहित्यिकों से मेरा कुछ न कुछ परिचय रहा है, और वो परिचय सहज और स्वाभाविक स्तर पर ही रहा है, बराबर रहता रहा है। और मैं, ये तो सब लोग कहने भी लगे हैं, एक कॉम्प्लेक्स पोएट हूँ। मैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई लाइन या कोई चीज़ आरोपित करके और उसके तहत मैं लिखूं कविता, मैं आधारभूत रूप से इसके विरुद्ध हूँ। कवि या कलाकार को जो कुछ अनुभव होता है, अपने जीवन में और आसपास मित्रों के और समाज में, जो कुछ वो पकड़ता है तथ्य के रूप में, या तथ्य के अंदर जो तल है, तथ्य के अंदर जो सच्चाई है, उसको पकड़ता है, और उसके लिए केवल वही महत्वपूर्ण है और कोई चीज़ नहीं। न उसका अपना जीवन, न सारी सुविधाएं वगैरह, ये महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो उसकी अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे जैसे वो दुनिया को देखता है, स्वयं उसकी आत्मा या अंतर्मन जिस तरह से देखता है चीज़ों को, ठीक उसी तरह वो व्यक्त कर ले जाए, उसको अभिव्यक्ति दे सके। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए ही उसका सारा श्रम होता है। इसके अलावा और कोई दायित्व उस पर नहीं लादा जाना चाहिए। मगर दायित्व को ओढ़े बिना दुनिया में, समाज में चल नहीं सकते। कोई ना कोई दायित्व हमें ओढ़ना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से भी, यानी समाज जो हमको दायित्व देता है, ये तो मैं मानता हूँ कि आशीर्वाद, ये आदर्शवाद हुआ मेरा। आदर्शवाद, जो आदर्श हम अपने सामने खड़ा करते हैं, प्रायः इस पर चल नहीं पाते हैं। मेरा ख्याल यह है कि कमोबेश भारत की तरह से ही दूसरे भी देशों में कुछ न कुछ ऐसी बात होगी, क्योंकि साहित्यकार तो एक है सब जगह, उसकी मानसिकता, उसका, वैसे वो हर साहित्यकार अकेला और एक ही है वस्तुतः। उस अकेलेपन और अपने अंदरूनी परिवेश, जो उसकी अंदरूनी दुनिया बनती है, वही उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है। उसकी वो रक्षा भी करता है और उसकी सेवा भी, समझ लीजिए कि वो करता है। साहित्यकार किस तरह लिखता है, क्यों लिखता है, इसको मेरा ख्याल ये है, बहुत लेखकों ने यूरोप में और यहाँ भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, मगर ये बहुत कठिन काम है। वो स्पष्ट पूरी तरह होता नहीं। वो जो है, उसका जो आंतरिक जीवन है कवि का या कहानीकार का या उपन्यासकार का, वही अधिक मूल्यवान है। बाकी उसका बाहरी जीवन, चाहे वो अफसर है या कुछ भी है, उतना मूल्यवान नहीं। वो उस मूल्य को सफलता में परिणत करने के लिए, यानी उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है सारी ज़िंदगी, और उसके लिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। न सम्मान, मैं कहूँगा, न प्रेम, न बहुत सी सुविधाएं, भौतिक या किसी भी तरह की सुविधाएं। साहित्यकार और कलाकार को सुविधाएं से मेरा मतलब साफ है, इसको मैं परिभाषित नहीं करूँगा। ये सुविधाएं जो हैं वो उसको कमज़ोर बनाती हैं अंदर से। जब यकायक मैंने महसूस किया इस पिछले साल के अंदर, साल डेढ़ साल के अंदर, कि ये क्या अजीब बात हो रही है
कि मेरी चर्चा जैसे पहले कभी नहीं थी वो होने लगी है। मैं चौंका और अंदर अपने कलाकार के रूप में भयभीत भी हुआ। ये तो लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो उसका परिवेश है वो अंदरूनी परिवेश है। बाहर का परिवेश कोई महत्व ख़ास नहीं रखता है। वो ख़ास रख सकता है अगर उसकी अनुभूतियों में या उसके अनुभवों में बाहर का परिवेश कोई मौलिक या आधारभूत रोल अदा करती है, तब। अन्यथा नहीं। दुनिया के कई साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने केवल अपने ज़िले को सीमा बना के और सब कुछ उसी के जीवन, अपने ज़िले की जीवन को व्यक्त किया। अब मुझे नाम नहीं याद है। आइल ऑफ मैन जो एक टापू है ब्रिटिश आइल्स में, वहाँ का एक मशहूर कोई उपन्यासकार है। उसने जो कुछ लिखा अपने उस ज़िले की सीमा में, उस टापू की सीमा में। और प्रेमचंद जी ने भी अपने को बहुत संभाल के, अपनी प्रतिभा को बहुत संभाल के बरता। वो चाहते तो दूसरे जो उपन्यासकार, कहानीकार उनके समकालीन थे, बनारस में तो हर रंग का साहित्यकार मिल जाएगा, तो उन्होंने उनकी पैरवी नहीं की, यानी उनको फॉलो नहीं किया। और हम देखते हैं कि यही सबसे बड़ा अक्लमंदी का काम उन्होंने किया कि वो बह नहीं गया किसी के भी साथ। अपनी चेतना, अपना विवेक, अपना निर्णय उन्होंने सुरक्षित रखा। तो इस तरह से वो अपने अंदर वो शक्ति भी अर्जित कर सके, जमा सके, बढ़ा सके कि जिस शक्ति से काम लेके उन्हें कुछ स्थायी चीज़ें लिखनी थी और कुछ देना था समाज को। स्थायी चीज़ें जब साहित्य में आती हैं तो वो कुछ भी स्थायी जो बैकग्राउंड में है, उसकी चेतना में है, वो वहीं से आ सकती है। बाहर से आप 10 उपन्यास पढ़ के 11वां उपन्यास ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये असंभव बिल्कुल नहीं, और लिखा जाता भी रहा है कि वो जो है 11वें 10वें उपन्यासों की जो सबसे दिलचस्प बातें हैं, डिटेल्स हैं, डायलॉग्स हैं या और दृश्य वर्णन हैं, वो उनको उसमें से चुन के नथी कर लेता, फिर उसका एक मैप बना के अपने लिए एक वो 11वां 12वां नावल तैयार करता है। तो यह जो उसकी प्रोफेशनल कहना चाहिए क्षमता है, उससे वो व्यापार करता है। वो अपनी भावनाओं से, अपनी अनुभूतियों से खिलवाड़ करता है और उसका व्यापार करता है। तो इसलिए उसकी शक्ति ज़ायल होती है, शक्ति किसी काम में नहीं लगती। दूसरे जो ख्याति नाम की चीज़ है, जिसके पीछे अक्सर साहित्यकार और कलाकार भागते हैं, जब भी उसको ख़राब करते हैं, यानी उसकी जड़ खोखली करती जाती है। तो हर तरफ से, अंदर और बाहर से, समाज में और अपने छोटे मोटे ग्रुप में, मोहल्ले में, या जो भी सर्किल उसकी है, उसमें वो बहुत सतर्क होके, सावधान होके अपनी प्रतिभा की रक्षा करता है, उससे बचाता है, उससे काम लेने लायक बनाता है। प्रतिभा को काम लेने लायक, प्रतिभा से काम लेने लायक उसको बनाना आसान काम नहीं है। उसमें बड़ी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि होनी चाहिए और उस समाज के उस अंश को जिसमें उसकी दिलचस्पी है, जिसको लेके वो कुछ लिखता है, कविता या कहानी या उपन्यास, उससे उसका परिचय रचनात्मक होना चाहिए, परिचय। और उसमें सभी तबके के लोग आ जाते हैं। मोहल्ले का लोहार या मोहल्ले का सुनार, बढ़ई या और दूसरे लोग, नीच जिसे हम कहते हैं नीची जाति के लोग, परिवार, ये सब आते हैं। तो इनका अध्ययन आसान नहीं है, क्योंकि हम अनेक पूर्वाग्रह लेकर के उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो आपको ऐसे तो उठा के देंगे नहीं, समर्पित तो करेंगे नहीं अपने जीवन का तथ्य, सत्य जो है वो आपको ऑब्जर्व ही करना होगा और लंबे अरसे तक ऑब्जर्व करना होगा। ये मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ फालतू सी, कि जो जिसमें से हो के हर साहित्यकार, कलाकार गुजरता है। अगर वो नहीं गुजर पाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी हार है।
उसको जो कुछ भी श्रेय मिलेगा वो उस चीज़ के लिए मिलेगा जिसमें से वो जी के निकला है, जिसको वो जिया है। इसमें बाहरी कोई भी चीज़ आएगी। मुझे याद आता है बम्बई में मैं जब था तो रामविलास जी आए, उनकी एक कविता उन्होंने दी थी जनेऊ के। तो मैंने देखा कि उस पांडुलिपि में एक पंक्ति को, जो बहुत अच्छी पंक्ति थी, काट के उन्होंने एक दूसरी साधारण पंक्ति लिखी। तो मैंने दिल में उनकी तारीफ भी की और उनकी मर्मज्ञता की तारीफ भी की। क्या वजह थी वो उस चेंज की? वजह ये थी कि उस एक पंक्ति को छोड़ के बाकी सारी पंक्तियाँ उस कविता की साधारण ही थी। तो उसमें तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि टाट में रेशम को पेवंद, इसलिए उसको उन्होंने निकाल ही दिया। उस पंक्ति को निकाल के फिर एक सीधी सादी पंक्ति जो और सब पंक्तियों के साथ मेल खाती थी वो उन्होंने लिखी। तो ये समझ और ये सूझ साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। और हमारे बीच में अच्छे आलोचक हमसे पिछली पीढ़ी के भी, हमारे समानांतर आने वाले पीढ़ी में भी, और ये चीज़ मुश्किल से मिलेगी। बाबा नागार्जुन हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए लिखते ही नहीं हैं, उस समाज में जीते हैं। और जीते इस तरह से हैं कि वो उनकी काव्य शक्ति को उसमें से खाद और रस मिलता है और उसी के बेसिस पे वो अपनी नई रचनाएं लिखते हैं। बाबा नागार्जुन को देख के और मिल के कोई ये नहीं कह सकता, और उनसे बातें करके और उनकी बातें सुन के ये कोई नहीं कह सकता कि ये कलाकार या एक निर्माता कलाकार जैसे उसका हृदय नहीं रखते हैं, भरपूर वो रखते हैं। और वो उस स्थिति की जिसमें वो अपने को पाते हैं, एक तरह की तटस्थ सी भावना से वो जज करते हैं। केवल चित्रण नहीं करना है, इस चित्रण के पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उसको समझने में उन्हें वक्त लगा, और जब समझ गए तो फिर वो उसको व्यक्त करने में भी समय लगता है। ऐसे ही लेखकों को, ऐसे ही सृजनकर्ताओं को पढ़ने, उनके निकटतम संपर्क में रहने और समाज के निकटतम स्तर पर रहने से ही वो शक्ति उनके अंदर आई और आती गई, जिसके हम सब कायल हैं। तो और इसमें कई चीज़ें बीच में आती हैं जो मुझे तो बहुत तकलीफ देती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण और भावनाएं, या तो वो उसकी गर्दन पे सवार हो जाती हैं लेखक के, कवि के, उपन्यासकार के, या उसे वो दो कौड़ी का बना के छूटती हैं। ये जो अनुभूति और अनुभव साहित्य की है, साहित्य का है, वो एक और चीज़ है। और जीवन में हम एक वो सफलता प्राप्त करने की जो सीढ़ी है उस पर हम चढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से लुढ़क जाएंगे हमें नहीं पता है, मगर चढ़ते जा रहे हैं और अपने चारों तरफ नहीं देखते, उस ऊपर देखते हैं कि वो वहाँ तक मुझे पहुँचना है। मतलब दुनियावी अर्थ में वो हमें प्राप्त करना है जो उन फला साहित्यकारों या कलाकारों ने प्राप्त किया। तो ये एक बड़ी भारी विडंबना और एक प्रवंचना सी है, अपने को धोखा देने वाली बात है। तो मैं इस सिलसिले में आगे न कह के जो मुझे कहना था, तो अपनी स्थिति मैं हिंदी में कवि रूप में भी और वैसे साहित्यिक रूप में भी यानी गद्य में भी विचित्र पाता आया शुरू से, और मुझे कष्ट होता रहा उससे।
लेकिन मैंने कहा यही तो इतिहास है आज का। इतिहास को हम समझे बिना चलेगी नहीं, समझना ज़रूरी है। सन 22, 23, 24 के करीब जब मैं स्कूली दर्जों में था तो मेरे मुख्य विषयों में उर्दू भाषा, उर्दू साहित्य कह लीजिए, जो जितना कि 6, 7 में पढ़ाया जा सकता हो वो था। पिताजी मेरे कलेक्ट्रेट में काम करते थे, उनको वहाँ साहब की जो निर्णय जो होते थे मजिस्ट्रेट के, उसको उर्दू में लिखते जाना था, ये उनका काम था। पेशकार थे। तो उनके ज़माने में पश्चिम यूपी में मैं पैदा हुआ, देहरादून। पश्चिम यूपी में उस वक्त का मुझे अच्छी तरह से एक चित्र की तरह से याद है, मैं अपना बचपन। और उस बचपन में मैं देहरादून में पैदा हुआ, तो देहरादून से लेकर अलीगढ़ तक जो ज़िले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तो ये खड़ी बोली के केंद्रीय इलाके हैं। खड़ी बोली बोलचाल के ये बुनियादी क्षेत्र है। और इसमें हरियाणा भी आता है थोड़ा सा, राजस्थान भी थोड़ा आता है। तो अब उर्दू मेरा एक विषय था तो वो हो गया। मेरे दोस्त जो थे अपने क्लास के, उनका कोर्स जो उन्होंने हिंदी लेके रखी थी जिन्होंने, वो भी मैं पढ़ जाता था, पढ़ने का शौक़ होने की वजह से। और मैं इस स्थिति में था कि मैं उन्हें कंपेयर कर सकूं। इसके अलावा इंग्लिश में मैं बहुत मेहनत करता था। इंग्लिश मेरी अपने क्लास के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ख़राब नहीं थी, अच्छी थी। ये मेरा एक अच्छे सब्जेक्ट्स में से था। तो उसमें भी कविताएं होती थी। उन कविताओं को और उर्दू की टेक्स्ट में जो कविताएं होती थी वो, और अपने बहुत से हिंदी साथियों के टेक्स्ट में, हिंदी उनके पाठ्य पुस्तकों में मैं देखता था कविताएं, और बहुत प्रभावित होता था। क्योंकि उस वक्त उस जीवन में सबसे बड़ी चीज़ भावना ही होती है। भावना और एक तरह का लिरिकल एक जिज्ञासा और उथल पुथल। तो घर में हमारे पिताजी कुछ उर्दू की अखबार मंगाते थे, मैगज़ीन्स, और वो भी मैं देखता था। हमारे ननिहाल में ये हिकमत का यानी हकीमी का एक सिलसिला हमारे नाना जी की तरफ से शुरू हुआ। तो हमारे कुछ मामा भी इसमें दखल रखते थे थोड़ा सा, जिसमें ये उनकी खोज होती थी कोई ऐसा द्रव्य खोज लेने की जिसको मिला के या जिससे सोना बन जाए। ये एक आम, अच्छा, मुझको बताया गया अभी कि मुझे कविताएं सुनानी हैं, फिर मैं थक जाऊंगा बाद में, इसलिए मैं अब कविताओं से ही शुरू करता हूँ। बात ये, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके, जिसकी मैं कल्पना नहीं करता था, और कल्पना करना मैं अच्छा भी नहीं समझता था। तो क्योंकि यहाँ हमारे ही रास्ते या समान रास्तों पर चलने वाले बंधु सब लोग यहाँ हैं, साहित्यकार और साहित्य अकादमी से संबद्ध है या संबद्ध होते हुए और भी उन लोगों से संबद्ध है जिनका संबंध साहित्य अकादमी से है और दूसरी अकादमी से है। तो मैं बाबा नागार्जुन, जिनको मैं अपना बड़ा भाई की तरह महसूस करता हूँ और मानता हूँ, हालांकि वो मुझसे 6 महीने या साल भर छोटे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, ये जो छोटाई बड़ाई है उम्र की, ये हम नहीं मानेंगे, हम तुमको अपना बड़ा भाई मानते हैं, उसी तरह से हम मानेंगे।
तो उसको तुम मत खातिर में लाना। ये अपना जो तुम्हारा मेरी भावना का जो रिश्ता है, तो वो जो भावना का रिश्ता है वो ही चलता है। मैं इसलिए उनका दामन पकड़ता हूँ, उनकी कॉपी करने के लिए नहीं, ना उनके विचारों से प्रभावित होने के लिए, बल्कि वो ऐसे साहित्यकार हैं जो अपनी साहित्यिक दुनिया के परिवेश से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। अगर बिहार के गाँवों की तस्वीर खींचनी है तो बिहार उनके अंदर रसा बसा हुआ है। वो जब किसी की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है वो किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, बल्कि इनके पीछे जो जनता है, आम आदमी जो है, वो उसको ही देख रहे हैं और उसकी आंखों में भी वो उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने उनके अंदर देखी बात। फिर उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं है और इसीलिए वो अनेक पार्टियों ने उनको मेंबर बनाया अपना, और कब तक रहे कैसे रहे ये बात अलग है, लेकिन अपने अनुभूति का क्षेत्र वो बढ़ाते गए निरंतर। शुरू से और अब तक भी वो बंगला की साहित्यिक पत्रिकाएँ नियमितः पढ़ते हैं। बंगला के साहित्यकारों से उनके व्यक्तिगत हार्दिक संबंध हैं। तो और फिर यह कि आरंभ में जो मुझे बड़ी आदर्श बात लगती है, आरंभ में वो संस्कृत के कवि थे, और संस्कृत के कवि मामूली नहीं थे। अच्छा, कविताएं नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं कविताएं अपनी पढ़ता हूँ, क्योंकि ये किस्से बहुत दिलचस्प हैं मेरे लिए, शायद आपसे भी ज़्यादा मेरे लिए दिलचस्प हैं। तो उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी साहित्य से परिचय बढ़ाने में मेरा एक फ़ायदा ये हुआ कि कई तकनीक इन तीनों भाषाओं की मेरे सामने शुरू से ही आ गई। मुझे याद है कि कुछ कविताओं ने जो चौथी या पाँचवीं दर्जे की थी अंग्रेज़ी की टेक्स्ट बुक में, जो बहुत ही कम स्तर पर आने वाले लोगों की होती, वो मुझे मोहित करके जैसे जादू सब बसा लेते थे मेरे माइंड पर। अभी तक उसके साथ छपी हुई तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें, वो कविताएं, उनका स्वर मुझे अभी तक हॉन्ट करता है। तो और मैं कंपेयर भी करता जाता था कि ये तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक की चीज़ है, हिंदी की टेक्स्ट बुक देखो। तो हिंदी की टेक्स्ट बुक में मुझे अभी तक याद है, ये शायद इनका भारतेंदु जी की कविता थी, वो दशरथ विलाप, और वो इतनी पुरदर्द लगती थी हमको कि हम पूरा पढ़ नहीं पाते थे एक से। हालांकि बहुत लंबी कविता वो नहीं है, लेकिन वो भी एक नमूना मेरे सामने रखती थी कि कविता इससे कहते हैं। फिर मेरी माँ का नियम था कि सोने से पहले वो एक आधा घंटा पौन घंटा भागवत पढ़ती थी। भागवत तो हम भी जो भी चीज़ पढ़ने लायक एक कहानी लिए हुए अपने अंदर हो, हम भी उसको चाटने लगते थे। तो हमने भी पढ़ी उनके साथ साथ। तब सुखदेव जी बोले या फलां ऋषि उठे, उन्होंने ये कहा, तो एक ड्रामा सा था मेरे माइंड में। रामलीला का मैं बहुत शौकीन था, जाता था तो घर पे भी आके हनुमान जी का या किसी का भी रोल कूदते उछलते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। वो चीज़, यही बात मेरे भाई, छोटे भाई में भी थी। वो तो खैर बहुत खिलने से दिन भर खेलने में लगाते थे। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले मैं गज़ल से शुरुआत करूं। मेरा ख्याल शायद बुरी न लगेंगी, आपको पसंद आए, आप में से बहुतों को वो पसंद आएंगी, ऐसा मेरा क्या कहूँ, भ्रम है या नहीं है। मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। ये मैंने उज्जैन में लिखी थी ये कविता।
दैनिक आता था हमारे यहाँ, बहुत अच्छा निकल रहा है वो। क्या नाम था उसका? दैनिक हाँ, नई दुनिया। नई दुनिया के जो संपादक थे, चीफ संपादक, उनसे मेरा अच्छा याराना जैसा कुछ था। तो कुछ चीज़ें वहाँ भी छपी। अब मैं नहीं जानता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो वहीं छपी या कहीं अन्यत्र भी छपी। यह गज़ल है जो मैंने उज्जैन में लिखी थी। राह तो एक थी हम दोनों की, राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए। राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए। जो हम तो लुट गए पिट गए, लुट गए पिट गए, आप जो राजभवन में पाए गए। राह तो एक थी हम दोनों की। इसके पीछे मेरी वो यादें हैं 20-24 के बीच में कांग्रेसी नेताओं की, और बहुत शानदार यादें हैं। उस समय की जो उनकी स्पिरिट थी और वो सारा माहौल था, जादू की तरह का था। तो इसके पीछे वो कहानी छुपी हुई है। अब उस युग से और आज के युग की तुलना कीजिए, या उस कांग्रेस से और इस कांग्रेस की, किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, तो जमीन आसमान का अंतर। किस लीला युग में आ पहुँचे अपने सदी के अंत में हम। किस लीला युग में आ पहुँचे अपनी सदी के अंत में हम। नेता जैसे घास फूस के रावण खड़े कराए गए। यही महसूस होता है। राम की फौज नहीं लगती है वो, उसमें हनुमान जी और सुग्रीव नहीं है, और दूसरे प्रकृति के लोग जिन्हें हम अपने शोविनिस्टिक धारा की दृष्टि से हम उन्हें आर्य नहीं कह सकते। तो जितना ही लाउड स्पीकर चीखा उतना ही ईश्वर दूर हुआ। जितना ही लाउड स्पीकर चीखा ईश्वर उतना ही दूर हुआ। ईश्वर अल्लाह दूर हुए। उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा। बहुत मूर्तियां भारत से बाहर चली गई हैं। बहुत सी मूर्तियां उन जगहों की हैं, उन स्थानों की जो हैं जो अब जंगल के अंदर आ गई हैं। जंगल बड़ा आया है, और लेकिन उसमें बहुत सी कलापूर्ण मूर्तियां थीं, अब भी हैं जो बची हुई हैं। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा और ग्राहक अमेरिका में। दान दक्षिणा लाखों डॉलर गुप्त दान करवाए गए। यह हमारी संस्कृति और कला की परंपरा की एक झांकी छोटी सी है। ये व्यापक है पूरे देश में, और ये झांकी कुछ कहती है कि ऐसा तो पहले नहीं था। दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाए। गोद के बच्चे जो फिल्मी गीत सीख रहे हैं उनको पता नहीं इसका क्या अर्थ है, तो क्यों उनको कुछ गाना बजाना चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात का यहाँ इसमें जिक्र किया है, और ऐसे अनेक जगहों में देखा मैंने। दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाए। दादी बैठी मूड हिलाए, दादी बैठी मूड हिलाए। हम किस युग में आ गए, हम किस युग में आ गए।
गीत गज़ल है फिल्मी लय में, शुद्ध गलेबाजी शमशेर। गीत गज़ल है फिल्मी लय में, शुद्ध गलेबाजी शमशेर। आज कहाँ वो गीत जो कल थे गलियों गलियों गाए गए। मैंने देखा कि इधर फिर लोग कैसेट में या पुराने रिकॉर्ड्स में ये पुराने जो कलाकार एक्टर्स थे, गाने वाले थे, उनकी चीज़ें फिर से ललक के साथ सुनते हैं। इसमें कुछ है उसके गीतों में, और आमतौर से क्योंकि तब ये चीज़ें मार्केटेबल कम हुई थी। आज कहाँ वो गीत जो कल थे गलियों गलियों गाए गए। तो है ये एक दूसरी गज़ल है जो इसी के साथ इसमें छपी है आलोचना में, और बुरी नहीं है वो गज़ल भी, आप सुनिए, शायद कुछ न कुछ अच्छी लगे। देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। अभी तक लोग भावुक हो जाते हैं, कभी लोग गीत लिखने लगते हैं। देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। उलट गए सारे पैमाने, कासागरी क्यों बाकी है। ये कुल्हड़ क्यों तोड़े और बहाए जाते हैं, ये चीज़ क्यों रह गई है। कौन है अपना कौन पराया, छोड़ो भी इन बातों को। एक हम तुम हैं, खैर से अपनी पर्दादरी क्यों बाकी है। अपनी जो सच्चाई है वो क्यों उघाड़े बिना रह गई है। शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई। शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई। सपने में जब आन मिले फिर बेखबरी क्यों बाकी है। सचमुच मुझको ऐसा लगा जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो, जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो। सांस में अब तक वही सुनहरी दोपहरी सी बाकी है। क्यों बाकी। बीत गए युग फिर भी जैसे कल ही तुमको देखा। दिल में और आँखों में तुम्हारी खुश नजरी क्यों बाकी। शोर भजन और कीर्तन का है या फिल्मी धुनों का हंगामा। आप अपने एकांत में सुखी रहते होंगे, रिकॉर्ड सुनते होंगे। सड़कों गलियों चौराहों पर बड़े बड़े दबा के लाउड स्पीकर और झंडा करने वाले लोग, हलवाई हों, कोई भी हों, दुकानदार हों, सब के सब एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा शोर मचा सकता है। उसमें संगीत की खोज नहीं है कि हमको संगीत का आनंद प्राप्त हो। हमारी स्नायुओं में, हृदय में संगीत का एक संस्कार जागे, नया हो या पुराना हो। इस दृष्टि से वो बात मैं महसूस नहीं करता हूँ। तो कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपटों में इंसान। कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपटों में इंसान। अपनों पर अपनों की ही बेदादगिरी क्यों बाकी है। अपनों पर अपनों की ही बेदादगिरी क्यों बाकी है। धर्म तिजारत पेशा था। धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है। धर्म तिजारत पेशा है जो वही हमें ले डूबा है। बीच भंवर के सौदे में ये एक खंजड़ी क्यों बाकी थी। बीच भंवर के सौदे में ये खंजड़ी क्यों बाकी है। एक बात मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक
खबर जो मैंने सुनी थी, मुंबई में था तब मैं, पार्टी में भी था, कम्युनिस्ट पार्टी CPI कहलाती है अब, तो कम्युनिस्ट पार्टी सुन लिया। तो मैं वहाँ कुछ 3-4 साल रहा मुंबई। तो उसमें क्या कहते हैं उसको, हाँ, दंगे वहाँ हो रहे थे बहुत, और दंगों का माहौल ऐसा था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जैसा कि भयानक भीषण दंगों में हो जाता है। तो लोग अपनी पुरानी ये रंजिशें, पुरानी अदावतें निकाल रहे थे, और वहाँ तो बम्बई के मुआली और ये जो हैं पैसा दे के कोई भी काम करा लिए। वो दंगों में तो बहुत आसान है किसी की जान लेना और साफ वचन निकलना, कौन सबूत रखता है किसी बात का। वहाँ पर फ्रंटियर से जो लोग आए थे उनका पहनावा वही था जो फ्रंटियर के पठानों का होता है। वहाँ हिंदू मुसलमान एक ही तरह की ड्रेस पहनते। इस धोखे में बहुत से हिंदू मारे गए, उनको मुसलमान समझा लोगों ने। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हम अपने पड़ोसी को हम समझ नहीं पाते, और पड़ोसी भी हमारा हमसे दूर होता जाता है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी से क्यों गुजरना पड़ा हिंदुस्तान को, ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत कारामद विषय है। इसमें डूबने से बहुत सी बातें मिल सकती हैं। तो बहरहाल ये उस ज़माने का एक चित्र है, बम्बई में था मैं। तो हमारे एक कॉमरेड जो खबरें लाते थे मोहल्ले से, हाँ क्या हुआ, तो बहुत जोखिम में अपने को डाल के वो खबरें लाते थे। तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि आजकल, सुना है तुमने, आजकल बम्बई में 2-2 रुपये में एक सिर बिक रहा है, आदमी का, इंसान का, नागरिक का, कि फला आदमी की जान लेनी है। और जिनको पैसे देने हैं वो समय और तिथि नोट करवाते थे, उनको नोट करवाया जाता था कि वो कहाँ पर किस जगह ये वारदात होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर ये उस तमाम शर्तों के साथ हुई तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, यानी इसका इनाम हम देंगे। ये गुंडों मवालियों से ये तय होता। मेरे लिए तो बड़ी भीषण बात थी, मेरी कल्पना से बहुत बाहर थी ये बात। तो उस पर मैंने कुछ शेर लिखे थे। ये मेरी बात बोलेगी संग्रह में ये करता है। ये क्या सुना है मैंने कि 2 रुपये सर है आज। ये क्या सुना है मैंने कि 2 रुपये सर है आज। कुछ शहर बम्बई की ज़बानी खबर है आज। 15 से 2 पे गिर गया बाजार कौम का। 15 से 2 पे गिर गया बाजार कौम का। क्या सस्ती फिरकेवार शहीदों की दर है आज। क्या सस्ती फिरकेवार शहीदों की दर है आज। दोनों तरफ से माल का होता है ऑर्डर। मजहब पे और धर्म पे गहरी नजर है आज। मजहब पे और धर्म पे गहरी नजर है आज। शर्तें क्या होती थीं? जिस खून की है मांग वही खून हो तो हो, वरना तो जान मारने वाले के सर है आज। आप यकीन नहीं कर सकते कितना मुझे व्यथित किया था इस एक रिपोर्ट ने। एक बार डिटेल्स और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने पर, जोखिम में डालने पर अपने को ऐसी बातें मालूम होती हैं। नहीं तो कौन ऐसी खबर देगा अखबारों में, तो और वाबेला फैलेगा। तो
सौदे की शर्त यह है कि हो काम वक्त पर। जो वक्त जान पर है वो ईमान पर है आज। जो सौदे की शर्त ये है कि वो काम वक्त पर, जिस समय नियत किया गया है कि इस समय उसकी जान जानी चाहिए, तो वही तभी उसको कुछ मिलेगा, 15 या 10 या 20 या 2। जो वक्त जान पर है वो ईमान पर है आज। हठ धर्मियों ने खोल दिया धर्म का भरम। हठ धर्मियों ने खोल दिया धर्म का भरम। ईमान की कहाँ थी हमें जो खबर है आज। ईमान की कहाँ थी हमें जो खबर है आज। यही धर्म और ईमान है, ये हम नहीं जानते थे पहले। तो कुछ शर्म खाएं जी में, कुछ शर्म खाएं जी में। अहिंसा के फलसफे, अहिंसा का दर्शन बघाड़ने वाले कुछ जी में शर्म खाएं। रुख उनके काफिले का किधर था, किधर है आज। रुख उनके काफिले का किधर था, किधर है आज। सन 2021 में पंजाब के बड़े लीडर थे किचलू, और कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता। सिखों ने अपने गुरुद्वारों की चाबियां उनको दे दी। देश की लड़ाई में हम आपसे पीछे नहीं हैं, आगे पीछे नहीं, हम साथ हैं, ये भावना थी। वो भावना तो अब सपने से भी परे है। ये था हिंदुस्तान। तो कुछ शर्म खाएं जी में अहिंसा के फलसफी। रुख उनके काफिले का किधर था, किधर है आज। बिहर बनों में डाल लिया है पड़ाव, और कहते हैं आप खत्म हमारा सफर है आज। ये उन्हीं दिनों लिखी गई थी जब हिंदुस्तान आज़ाद होने को था। उसके साथ साल भर पहले लिख गई होगी, जब दंगे खून खराबी अपनी चरम पर थे, सीमा पर।